नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी स्टार्ट करेंगे, अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो रेगुलर करेंगे इसको, ठीक है। यानी कुछ 1 घंटे के अंदर आप लगभग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपको फील आएगा, यानी सुपर फास्ट रिविजन होगा। यानी एक सुपर फास्ट रिविजन जिसको बोलते हैं वो होने वाला है आपका, ठीक है। 200 क्वेश्चन है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मतलब बहुत कुछ आ जाएगा, प्रतिरोध वगैरह, तार का इंसुलेशन वगैरह, यानी सारे क्वेश्चन 200 जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत से क्वेश्चन नए भी हैं आपके लिए, और आपको प्रैक्टिस करने में और आपकी तैयारी को पहचानने में। आप अपना देखिए, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें से आपने कितने सही किए, इससे आपके रिजल्ट का पता चलेगा। स्पीड से करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। स्पीड से करेंगे क्वेश्चन आंसर, ताकि जब आप रिवीजन करो और क्वेश्चन पढ़ने का मूड हो भी, यार बुक से नहीं पढ़ते आप, ठीक है, वीडियो से पढ़ते हैं, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर चैप्टर जो बनता है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, मैंने 2-3 बुक तो सोल्व करा दी, अभी एक बुक और नंबर है, ठीक है। जैसे अपन प्रीवियस ईयर सारे ऐप पे कर लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे यूथ पब्लिकेशन है और उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के अपने ऐप पे किए हैं, उनको डिटेल में समझा है भी किस प्रकार समझा जाता है। अगर वो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो उनके लिए ये हलवा क्वेश्चन लगेंगे। दूसरी बात, अपन ने थ्योरी कर ली। अब टाइम ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से अपन ने एक और बुक उठा ली, निम्मी के अपन ने क्वेश्चन सारे कर दिए। निम्मी के बाद ये नई बुक है, एक प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, ठीक है ना। इतनी बुक होने के बाद आपका कुछ नहीं बचता, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट है, नए हैं, सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक है। उधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिसको जहाँ से समझ आता है करिए। ये देखिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अगर आपको इजी लैंग्वेज है, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स है, अगर चाहिए निम्मी पैटर्न पे सारे कुछ बनाए गए हैं, ठीक है। निम्मी पैटर्न पे है तो 101 रुपये मात्र में है। अगर आपको चाहिए, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही बेस्ट है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जहाँ से भी क्वेश्चन करोगे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, एकदम क्लास नोट्स है, बहुत बढ़िया तरीके से बना है। इस नंबर पे मैसेज करना अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। 101 रुपये पे करोगे, मैसेज करना इस पर, और 101 रुपये पे करोगे तो मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन के बेस्ट नोट्स हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बता रहा हूँ मैं, स्पीड से करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत बढ़िया सिस्टम है और अच्छा फील होता है। बाकी प्यारे प्यारे हो। देखो, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर देखा जाए, सबको पता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है, तो आप कहोगे धनात्मक आवेश किस पे होता है, तो प्रोटॉन पे होता है। ऋणात्मक किस पे होता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। आवेशहीन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आवेशहीन होता है। क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किससे होता है, देखिए, ठीक है। विद्युत इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तब आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा आयन। क्या रहेगा, आयन। इलेक्ट्रोलाइट में आयन के कारण, ठीक है। अगर वो पूछ ले मान लो आपसे, ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में होल के कारण होता है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशम से घर्षण का रेशम होगा, यानी इसके ऊपर क्या होती है, स्थिर विद्युत जो होती है, थेल्स की जिसने खोज की थी वो पैदा हो जाती है। तो रेशम से घर्षण कराने पर रेशम पर कौन सा चार्ज आता है, तो हम कहेंगे कौन सा हो जाएगा, रेशम से घर्षण, रेशम पे चार्ज पूछा है तो रेशम क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, और कांच का टुकड़ा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अगर पूछ लेता भी कांच का टुकड़ा क्या होता है, तो धन आवेशित कहते, और रेशम कहते तो हम क्या कहेंगे, ऋण आवेशित होता है। कूलम का नियम सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। अच्छे सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। कूलम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो आपको पता है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों आवेश के बीच के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, हाँ, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। और निर्वात में परम विद्युतशीलता जैसे एप्सिलॉन नोट पर निर्भर करता है, या इस पे भी करता है, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू आप देते हैं के की जो
1/4 पाई, तो वो किस पे डिपेंड करती है, तो आपका इप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, तो ये हो गया उपरोक्त सभी। इसके अंदर आपको ज़्यादा समझाया नहीं जाएगा, बता दूं, क्यों समझाने में टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन थोड़ी होंगे, फिर समझाया तो बहुत समझा दिया आपको, बहुत समझा दिया। ये प्रैक्टिस के लिए आपको आईना दिखाएंगे। विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा रेखा खत्म होती है, देखो निकलती कहाँ से और ख़त्म कहाँ से होती है, तो आप कहोगे धन आवेश से शुरू होकर, कहाँ से, पॉजिटिव से शुरू होती है और कहाँ पर जाती है, नेगेटिव तक जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर चुंबक के अंदर पूछता तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो चुंबकीय बल रेखा पूछ लेता तो आप कहते हैं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है। उसने पूछा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, धन आवेश यानी पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की ओर जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, खोखला चालक जो है, ठीक है, खोखला जो चालक है, ठीक है, खोखला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, यूनिटी होती है, शून्य होती है, समान होती है, असमान होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य, जीरो होती है। ठीक है ना, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, अभी कार वगैरह के खिड़की वगैरह या घर के खिड़की वगैरह बंद कर लेने चाहिए जब बिजली चमकती है, या बिजली जो आसमानी बिजली गिरने का डर नहीं रहता, फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। विद्युत धारा एक राशि है, तो विद्युत धारा एक प्रकार की टेंसर राशि होती है, ठीक है ना, सैंतीस नहीं होती, क्योंकि हम नॉर्मली अलजेब्रिक सम से इसको निकाल सकते हैं। तो वो कौन सी राशि होती है, अदिश। विद्युत धारा की इकाई पता ही आपको एम्पियर होती है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। कौन से चालकता का मात्रक है, तो ओम आपको पता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम तो बहुत से का होता है, जैसे प्रतिघात का, प्रतिबाधा का, प्रतिरोध का, ठीक है। फेराड किसका होता है, तो फेराडे तो होता है आवेश का, और फेराड होता है आपका धारिता का। साइमन या मो किसका होता है, चालकता का होता है। साइमन या मो किसका होता है, चालकता का होता है। हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का होता है, ठीक है ना, या प्रीमेंस का होता है, ठीक है, तो इंडक्टेंस या प्रीमेंस। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लो। एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाता है, क्योंकि हमें सबको पता है R जो होता है रो L/A होता है। L को जितना गुणा करोगे उतना गुणा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना गुणा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा आयतन में बिना परिवर्तन किए। L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाता है, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, ठीक है, R कितना हो जाएगा बताइए। L लंबाई के चालक को 3L कर दिया जाए तो 3 गुना होगा भाई, ठीक है ना। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। लंबाई 3 गुना किए तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा यानी आपकी जो है विद्युत धारा क्या होगी। इसने पूछा विभव क्या होगा, अगर समांतर क्रम पैरेलल के अंदर रजिस्टर कनेक्टेड है तो उनके अंदर कौन कौन से में कितनी कितनी विद्युत धारा होगी और कौन कौन से में कितनी कितनी क्या होगी, वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज क्या होती है, समांतर हमने पढ़ा था, समांतर में वोल्टेज समान होती है और विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, और विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये उल्टा पूछ लेता सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाता, विद्युत धारा समान हो जाती और वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाती है। 10 क्वेश्चन। नंबर 11, आइए पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर देते जाइएगा, मज़ा आता रहेगा। व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन यानी व्हाइट स्टोन ब्रिज जो है उसमें अगर बैलेंस्ड है, यानी वो बैलेंस कब कहलाएगा, जब उसमें गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी, क्या होगी,
प्रवाहित धारा, तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर में अगर प्रवाहित धारा शून्य हो जाती है तो हम उस अवस्था को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कुछ ना कुछ मान दर्शा रहा है तो इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित है। तो व्हाइटस्टोन संतुलन कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर शून्य दर्शाता है, और व्हाइटस्टोन में असंतुलन कब होता है, जब कोई ना कोई मान दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हम क्या लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो पृथ्वी की धारिता कितना बड़ा सौदा है भाई, धारिता यानी धारण करने की क्षमता, ठीक है ना, कैपेसिटेंस यानी इतनी कैपेसिटी तो बहुत है इसकी, यानी इसकी क्या होती है, अनंत होती है। पृथ्वी की क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है ना, धारिता क्या होती है, अनंत होती है। संध्यारित्र का कार्य करता है, संध्यारित्र क्या कार्य करता है, संध्यारित्र कार्य करता है किस पे करता है, केवल एसी पे, एसी पे करता है, डीसी पे भी करता है, दोनों पे करता है। संध्यारित्र किस पे कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों पे। कैपेसिटर जो है दोनों पे काम करता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का या पोलराइज्ड प्रकार का पढ़ा होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, वो किस पे काम करता है, डीसी पे भी काम करता है। और एसी पे नॉर्मल हम करते हैं, घरों के अंदर पंखों में लगाए रखे हैं, तो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, याद रख लेना। संध्यारित्र की धारिता किन बातों पे निर्भर करती है, ठीक है ना, किन बातों पे निर्भर करती है, उसके स्तों के क्षेत्रफल पर। मैं देखो उम्मीद करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इनको रिवीजन करके फिर क्लास देखें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ बताई नहीं जाएगी, क्योंकि थ्योरी के अंदर जो चीज़ें बताई जाती है उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद क्वेश्चन जब करवाते हैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर उनकी डिटेल बताएं और फॉर्मूले लिखें, तो मैं उम्मीद यही करूँगा आपसे भी आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है और अब आप रिविज़न कर रहे हैं। रिविज़न का मतलब होता है भी सुपर फास्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको बार बार देखना है, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं। अगर आपने डिटेल में क्वेश्चन करने हैं तो फिर आपको पता ही है कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, या आपके निम्मी के मैंने क्वेश्चन करवाए उनको देख लीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ पर मैंने डिटेल से हर कुछ बताया। या आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर हर बात बताई है मैंने कैपेसिटर की, ठीक है ना, हर एक एक चीज़ बात बताई है जहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं। या थ्योरी के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी थ्योरी करवाई गई है। आप नए जुड़े हैं चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड अपने से जुड़ जाइएगा। कोई भी इलेक्ट्रिशियन का पेपर होता है तो आप को मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ इलेक्ट्रिशियन के नंबर नहीं कटेंगे, बस आप फॉलो कर लीजिएगा, जितनी चीज़ आपको करवाई जाती है उतनी करते रहिएगा बस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन के नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इतना डाटा इस चैनल पे पड़ा हुआ है ऑथेंटिक, जो आपके पेपर से रेलिवेंट है, सारा डाटा आप मतलब सारे क्वेश्चन जितने करवाए वो देख दीजिएगा, ठीक है, थ्योरी करवा रखी है वो देख दीजिएगा, जो आगे और करवाएंगे वो चीज़ें देख दीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यानी आपका कोई भी पेपर हो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ITI कर रखी है आपने और आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो 1 साल अभी आपने शुरुआत की है तो 1 साल, अगर आप पहले से शुरुआत की है तो 5-6 महीने दे दीजिएगा, आने वाला एग्ज़ाम जो भी होगा आपका वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शिद्दत और जो बताया जाता है आपको उस हिसाब से चल लीजिएगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है, तो धारिता प्लेटों पे भी निर्भर कर, प्लेटों के भी किसके क्षेत्रफल पे निर्भर करती है या नहीं करती, उसके स्तों के क्षेत्रफल पे, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे, और दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर, यानी माध्यम मीडियम कौन सा, अचालक पदार्थ कौन सा पे डाला गया है, पैरावैद्युतिक पदार्थ कौन सा प्लेट के बीच डाला गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तो रेल बना दोगे पेपर की, बोले जी ये तो आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो आसान पेपर होगा। आसान नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, मेरिट ज़्यादा जाएगी, क्वेश्चन आसान नहीं है। किसी विद्युत का पैरावैद्युतिक सिद्धांत क्या होता है, यानी वस्तु का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी BOT यूनिट जो है, BTU, ठीक है ना, किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है बताइए, तो किसके बराबर होती है। तो अगर वो दे देता मान लो 3.6, तो यहाँ पर जूल मेगा जूल हो जाता है, यानी 6 आंसर, इसके ऊपर क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं दिया, ठीक है ना, इसने सीधा दे दिया अभी 36 × 10⁵, तो ये जूल हो जाएगा,
3.6 गुणा में 10 की 6 जूल दे देता तो भी ठीक हो जाता, तो 36 गुणा में 10 की 5 जूल दे दिया उसने, सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, यानी 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल एनर्जी होती है, पूछने का मतलब ये बनता है इसका, 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, चुंबकीय प्रभाव पे गैल्वेनोमीटर, मोटर, विद्युत, सारे के सारे ही हैं। ठीक है ना, तो ये तो सारे के सारे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं जो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एक आदर्श करंट स्रोत यानी धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तब सी हो जाएगा जब स्रोत पूछे। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि पर संरक्षित है, यानी पहली राशि हमने कहा था करंट केसीएल नियम होता है, तो पहला नियम कौन सा नियम है, केसीएल नियम है। और पहला नियम जो केसीएल नियम है वो किस पे आधारित होता है, संरक्षण पर, राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऊर्जा के संरक्षण पे नहीं है, ये किसके, आवेश के संरक्षण पे होता है, लेकिन आवेश इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है ना, क्या कह देंगे, विद्युत धारा, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, तो विद्युत धारा के साथ हम चले जाएंगे। वैसे संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे, आवेश के संरक्षण पे। और दूसरा नियम वो किस पे करता है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर जो होता है एक प्रकार का बहुत ही कम मिली एम्पियर के अंदर करंट मापता है। ठीक है ना, क्या मापता है, करंट मापता है। तो इसके अगर हम इसका प्रतिरोध बढ़ा दें, इसका हम प्रतिरोध बढ़ा दें, तो प्रतिरोध ज़्यादा किसका होता है, वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर बढ़ा दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर का अगर प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो वोल्टमीटर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ाएंगे कैसे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ के। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ के सेम आंसर हो जाता। गैल्वेनोमीटर की जगह वो लिख देता, गैल्वेनोमीटर की जगह वो क्या लिख देता, एमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करना है, तो क्या करेंगे, तो एमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, यानी सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है ना, अगर वो ये कह देता गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम क्या करेंगे, एमीटर में बदलना है, तो आप कह देते समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के, तो बी ऑप्शन हो जाता अगर उसको एमीटर में बदलना होता। बाकी चीज़ें मैंने करवाई है, समझ गए होंगे तुम। इसका आंसर सही आएगा। सही संबंध बताइए, सही संबंध बताइए। ठीक है, कौन सा है, धारिता आवेश बटे विभव, यानी धारिता जो होती है क्या होती है, 1/2। ठीक है, धारिता क्या होती है, आवेश बटे विभव होता है, क्यू बराबर सी वी होता है, तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू बटे वी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 21 का तो ए ही सही है। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर सी वी होता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे वी। क्यू यानी आपका क्या, आवेश, वी विभव होता है, तो पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, टनाटन करके, टन टन। धारिता एक राशि है, धारिता कौन सी राशि होती है बताइए, सदिश है, अदिश है। ठीक है, तो धारिता कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, किसी चालक है, चार्ज के गतिमान होने की दर, चार्ज के गतिमान, चार्ज यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, किसी चालक में आवेश जो प्रभावित होता है उसकी दर क्या है, यानी कितने समय में प्रभावित हुआ, और ये आप जानते भी हैं, तो क्यू बटे टी बराबर किसके होता है, आई के होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, तो विद्युत को चलाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है जी। और जो विद्युत को रोकता है वो प्रतिरोध कहलाता है जी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें भाई, अगली वीडियो इसके हिसाब से आएगी, कमेंट देख के आएगी। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, और आपको भी अगर 10 सेकंड लग जाते हैं कमेंट लिखने में तो ये मेहनत नहीं मानी जाती फिर। ठीक है ना,
तो आप अपना रिस्पॉन्स दें और आपकी तैयारी को बढ़िया हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम मेहनत करेंगे, आप साथ में मेहनत करना, तो मेहनत से क्या होगा, बहुत बढ़िया आपका सिस्टम बन जाएगा। बाकी कमेंट पे डिपेंड करेगा कितने कमेंट आते हैं। ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी इस वीडियो को आगे से आगे, कम से कम 100+ कमेंट तो इस पर होने चाहिए, तब अगली वीडियो आएगी। ठीक है ना, तो सारे कमेंट करें, ठीक है। और लाइक बढ़िया चाहिए, 300-400 लाइक, तो 500 के करीब लाइक चाहिए, क्योंकि वीडियो कम समय में इतने क्वेश्चन पढ़ाने में आपको पता है पसीना आता है, सर्दी में भी। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है। बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? तो क्या रहता है, बंद परिपथ में समान रहता है। ठीक है ना, विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा और इसके वोल्टेज के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं। अभी बंद चालक है नॉर्मल, शॉर्ट हो गया तो धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, शॉर्ट हो गया मान लो लघु परिपथ में, ठीक है, तो लघु परिपथ में धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है, पढ़ाई होगा आपने। ओपन सर्किट में धारा नहीं रहती, वोल्टेज रहती है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है? ठीक है ना, एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर आप कमेंट करके बताइएगा। वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है, ओम मीटर आपके ओम को मापता है। हाइड्रो दोनों बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मस्त है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है और इसका आपको आना चाहिए। मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? ठीक है, मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं और कम आते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी देखिए, रिवीजन करिए, फिर इस क्वेश्चन को लगाइए। मीटर जो वोल्टेज मापता है। टेकोमीटर क्या करता है? स्पीड को मापता है जी, आरपीएम में, मोटर की गति को मापने के लिए। एम्पियर मीटर ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। प्रतिरोध मापता है वो क्या कहलाता है? तो डी हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव, पोटेंशियल का। ठीक है ना, और एम्पियर करंट का है। लंबी संचरण लाइनों में 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइन में वोल्टेज जाता है, तो लंबी संचरण यानी बहुत ही ज़्यादा लंबी संचरण यानी ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन जो लाइन है उसको वोल्टेज को किस में मापा जाता है? ठीक है ना, तो उसमें किलो वोल्ट यानी किलो वोल्ट में मापा जाता है। जैसे आपने लिखा भी होगा 11 किलो वोल्ट, ठीक है ना, 33 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 760 किलो वोल्ट, तो ये किलो में मापा जाता है। ठीक है ना, संचरण लाइनों में बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है तो किलो वोल्ट। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना, लंबाई घटने से घटता है, लंबाई बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से घटता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपको सबको पता है रो L/A होता है। ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है ना, देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है वैसे तो। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो चालक की बनावट पे, चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे चालक का प्रतिरोध, यानी चालक पदार्थ किसका बना हुआ है उस पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है प्रतिरोध। क्या करता है? प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, ये चीज़ें गलतियां मत किया करो। तो ये बनावट कैसी है, कौन सा पदार्थ है, हर पदार्थ का अपना एक अलग प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उसे पूछ रहा है। तो वो पदार्थ पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी? 100 × 6 कर दो, 600 हो जाएगी। VI होता है, पावर क्या होता है? P = VI। हम DC में सीधा माप लेते हैं तो ठीक है, तो VI, V यानी 100 × 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600। ऐसे क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो आप भी छोड़ दिए जाएंगे, आंसर मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी? तो आपको पता है V² R होता है। P बराबर क्या होता है? V²
आर होता है, ठीक है ना। तो V कितना है 150 गुणा में 150, ठीक है, बटे में 1.5, ठीक है। तो ये चला जाएगा 1.5 एक और एक जीरो और लग गई ये और ये 100 पे, यानी 1500। तो क्या हो गया 15। खर्च एनर्जी कितनी है, ठीक है, तो 0, हाँ हाँ, कितने पे जाएगा 1500 नहीं, मतलब 15,000 आना चाहिए था, ठीक है। कितना आना चाहिए था, तो आप कैलकुलेशन करके देखना, ये 15,000 आना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन तो सी हो जाएगा मान लो, लेकिन है 15,000, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 जीरो होगी, एक से काटेंगे तो 3 जीरो फिर भी बच जाएगी, तो 3 जीरो बचने के बाद 15,000 आना चाहिए या 15 किलोवाट आना चाहिए। तो ऑप्शन सी 15,000 लिख लेना, सही कर लेना। 1500 वाट के हीटर पर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। 1500 किलोवाट हावर हमें पता होता है, क्योंकि हम कुल वाट गुणा में घंटा, टोटल 4 घंटे खर्च की गई है, तो बटे में क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, तो कितनी यूनिट आ जाएगी, कितनी यूनिट आ जाएगी 6 यूनिट, ठीक है ना। कुछ को नहीं करना, 1500 गुणा 4 करना, बटे में 1000 करना है, आंसर सामने। 1000 वाट की इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खर्च की गई ऊर्जा से होगी। आप बताइए क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से होगी, ठीक है ना। तो 1000 वाट की तो ज़्यादा करेगी, 500 से तो अधिक होगी, ठीक है ना। 200 और 500 वाट समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। समान वोल्टेज, दोनों में वोल्टेज क्या समान है, यानी V² R बराबर क्या होता है V² R, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है समान है, तो आप लिख लो, पहले की लगा लेते हैं आप, पहले की 200 है और इसकी कितनी है, ठीक है 200, और इसकी कितनी है 500, ठीक है। तो 5 काट देंगे तो 5 प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसका तो प्रतिरोध 200 वाले का तो 5 होगा, ठीक है, और इसका कितना होगा 2, 5:2 में होगा, ठीक है। तो 200 वाले का प्रतिरोध क्या होगा 5 और 500 वाले का क्या होगा 2 होगा, तो अनुपात लगा लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200 वाट, जितना वोल्टेज समान है तो 200 वाट का क्या होगा प्रतिरोध अधिक होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा अपने आप में देखने की कोशिश करो भैया, हैं कॉपी पेन लेके बैठो ताकि मजा आएगा। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलोवाट हावर के 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। कमेंट में बता देना भाई, क्वेश्चन लंबा है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है लंबा है, कमेंट में बता देना। ये भी आप कमेंट में बताओगे, निकलेगा आपको बता दिया वैसे ही। 4 घंटे के लिए 100 वाट 5 लैंपों घंटे के लिए, ठीक है। तो 39 नंबर 40 नंबर का आंसर मुझे चाहिए कमेंट में, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। 3 ओम 2 ओम 5 ओम के क्रमशः प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10। तो 12 वोल्ट को देखना ही नहीं है हमें, श्रेणी क्रम में क्या हो जाते हैं R1 + R2 + R3 हो जाते हैं, यानी R1 कितना है 3 है, प्लस में R2 2 है, प्लस 5, यानी 5 और 5 10 हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। पता ही आपको 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 6 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा समांतर क्रम में, बात समांतर क्रम की हो रही है, तो 1/6 1/6 और 1/6, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6, यानी एलसीएम क्या आया 6, ऊपर क्या आया 3, यानी 1/2, ठीक है ना। तो कितना ओम हो जाएगा, क्योंकि 1/RT आया है 1/2 ओम, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है ना 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नए
12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है, कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो 1/RT जो होता है वो क्या होता है? 1/14 और प्लस में 1/6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, 14 और 6 का एलसीएम आपको पता ही चल गया, 2 7 14, 2 तिया 6। ठीक है, 7 दूनी 7 तिया 21, 21 दूनी 42, तो 42 एलसीएम आ गया आपका। ठीक है ना, क्या आ गया? 42 एलसीएम आ गया। और 42 एलसीएम आने के बाद ऊपर बच गया 14 तिया 42, 3 और 6 से 42, 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 4.2, यानी 1/RT किसके बराबर हो गया? 10/42 के, और 42 क्या ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा तो 4.2 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो निकालना सीखो भाई, स्पीड बनाओ, अपने पेपर के अंदर काम आएगी। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध है और निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, उच्च प्रतिरोध से कम होगा, उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा होगी, निम्न प्रतिरोध से कम होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं भाई, ठीक है ना, निम्न प्रतिरोध से तो अधिक ही होगा, उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में भाई जो है ना, ये ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन हो जाता उच्च प्रतिरोध से भी अधिक होता है, श्रेणी क्रम में क्या होगा? उच्च प्रतिरोध से, लेकिन ऑप्शन हमें ए मिल रहा है यहाँ से, बाकी मिल नहीं रहा, क्योंकि उच्च प्रतिरोध से बी अधिक होगा। श्रेणी क्रम में मान लो एक ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे एक 3 है, ठीक है, और पहले क्या था? 2 था, 2 के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये तो उच्च से भी उच्च हो जाएगा, तो निम्न से उच्च आंसर इसका हो जाएगा, निम्न से उच्च हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर ऑप्शन ये होता भी उच्च प्रतिरोध से भी अधिक होगा तो भी आंसर हमारा वो होता, निम्न से अधिक नहीं होता। 6 वाट 100 वोल्ट 100 वोल्ट के 2 लैंपों में वोल्ट एक जैसी है, 60 और 100 वाट के लैंप है, 200 वोल्ट सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों लैंपों की धारा क्या होगी? दोनों लैंपों की धारा क्या होगी? तो 60 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट, तो 200 से जोड़ दो तो 200 200 हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो लैंपों की धारा पूछा है, देख लो। और बात किसकी करा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा कुछ भी ऊपर दिया है हमें कोई मतलब नहीं है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान होती है, बस हमें इतना पता है। चार प्रतिरोध परिपथ जुड़े हैं, इनमें से सबसे कम धारा प्राप्त करेगा, सबसे कम धारा कौन प्राप्त करेगा बताइए? ऑप्शन बढ़िया थे। ये करेगा क्या? ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है, धारा बढ़, ये करेगा क्या? नहीं। ये करेगा क्या? कौन सा करेगा? ये करेगा। तो श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, देखो, ठीक है ना, तो सबसे कम धारा, ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा? इसका होगा। ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा? श्रेणी क्रम में जुड़े ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो उसके अंदर क्या होगी? कम धारा होगी। क्या होगी? कम धारा होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा? इस ऑप्शन के हिसाब से डी आएगा। अगला क्वेश्चन है 10 ओम 12 ओम 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई के से समांतर से जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान होगा कितना? होगा विभवांतर का मान होगा, यानी 10 ओम 12 ओम 3 प्रतिरोध 250 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर में क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक कुछ नहीं, उसने क्या कहा है यहाँ देखिए, समांतर क्रम में जुड़े तो विभवांतर का मान क्या होगा? ठीक है, विभवांतर का मान क्या होगा? समांतर में विभव क्या होता है? समान होता है। बाकी चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, बाकी दिखाई दे तो कर लेना। 8 ओम 9 9 9 ये है, देखो कर लेना। ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे होगा। ये 8 ओम है, ठीक है ना, और ये भी 8 ओम है, और ये कितने हैं? 9 ओम के, तीनों 9 9 ओम के हैं। ठीक है, 9 9 ओम के हैं। तो आपको पता है 3 बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 बटे 3 हो जाएगा इसका, तो ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? 9 बटे 3 हो जाएगा।
तो यानी इसका आएगा 3 ओम। इसका प्रतिरोध कितना आएगा 3 ओम। और इसका कितना हो जाएगा 1/8 1/8 2/4, यानी इसका आएगा 4 ओम। इसका प्रतिरोध क्या आएगा 4 और 3 7, 7 आंसर हो जाएगा। बाकी आप करके देख लेना। इसको अलग से जोड़ोगे, इसको अलग, दोनों को क्या कर दोगे जोड़ दोगे। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा 7 ओम आंसर में दिया होगा शायद। ठीक हो, ये देखो 7 ओम क्या हो जाएगा 7 ओम। 48 का क्या मिलेगा 7 ओम। निकाल के आप देखोगे बढ़िया रहेगा, ये निकाल लो। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा देखिए 1/4 1/4 4/4 1, इसका टोटल का आएगा 1 ओम। ठीक है ना, इसका टोटल का क्या आ जाएगा 1 ओम। 1/4 1/4 करोगे 1/4 और प्लस में 1/6। ठीक है ना, 6 यानी 24, तो 4 और 6 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 12 और 6 दूनी 12, 3 2 5 यानी 12/5। ठीक है, तो 12/5 5 5 12/5 5 6 17 17/5 5 3 15, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए एक और भी दिया हुआ है, देखो एक और भी दिया हुआ है, आपने ध्यान नहीं किया 1.6 ओम ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका कितना आया था 17/5। देखते हैं एक बार 17/5 आया था, आप करके देखो अपने आप। ठीक है ना, प्लस में क्या हो गया 1.6 हो गया, तो 5 3 15 5 चौके 20 और प्लस में 1.6 यानी ये आ जाएगा 5 ओम। कितना आएगा 5 ओम। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो आ जाता है, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, अपने आप करो प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताया जा रहा है और पढ़ा के आपको समझाया जा रहा है क्वेश्चन को बस। विद्युत आवेश की इकाई सबको पता है कूलम होती है। क्या होती है कूलम या फेराडे बड़ी इकाई होती है। दो क्या रीडिंग देगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसको देखिए 100 ओम है। ऊपर क्या है अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता दूं 100 ओम है और ये भी क्या है 100 ओम है। एक नंबर क्या रीडिंग देगा, 2 नंबर क्या रीडिंग देगा 250 वाट है। तो आपको पता है 100 वाट है, रीडिंग तो क्या हो जाएगी, रीडिंग क्या हो जाएगी 100 वाट के दोनों 100 वाट के तो आधी आधी हो जाएगी। इसमें भी 125 हो जाएगी 125, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 250 है, तो 250 में 125 25 बंट जाएगी, तो एक भी 125 देगा और दो भी 125 ही देगा। 4 की रीडिंग क्या होगी ये लीजिए, 4 की रीडिंग क्या होगी, तो हमें पता है इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, तो 3 नंबर की रीडिंग क्या होगी, 4 की रीडिंग क्या होगी, टोटल बताइए 4 की रीडिंग क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो प्रतिरोध के कारण क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो V बराबर क्या होता है IR होता है। तो इसके अंदर कितना होगा I हमें निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा यहाँ पे I हमें निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रतिरोध निकाल के यहाँ पर हम उसको कर देंगे काउंट, यानी 8 24 32 निकाल लो 1/24 प्लस में 1/8। ठीक है, एलसीएम आया 24, 1 + 8 दिया 24 4, 24/4 आ गया, 4 6 24। ठीक है ना, 6 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो रीडिंग क्या देगा, रीडिंग पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा ये एम्पियर मीटर होगा। ठीक है ना, तो प्रतिरोध टोटल कितना बना, प्रतिरोध निकाला आपने 6 ओम प्रतिरोध बना। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो V कितना है 24 है, R कितना है 6, तो 6 चौक 24, तो एम्पियर मीटर क्या देगा 4 एम्पियर रीडिंग देगा। हो जाएगा, नहीं हो तो मैं बताता हूँ दोबारा कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध निकाल लो। प्रतिरोध निकालने के बाद हमें पता होता है I बराबर क्या होता है V/R होता है। ठीक है ना, I बराबर V/R, यानी टोटल प्रतिरोध से होकर जब गुजरेगा तो I कितनी बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर 4, 4 में कितनी बचेगी 4।
53 नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी परिपथ में जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग जोड़ शून्य हो जाता है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रतिरोध धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ का। ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन वही है, ठीक है। स्टोन ब्रिज में ब्रिज के संतुलन कहा जाएगा जब प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो? बराबर हो। कब हो? P/Q। और बराबर क्या हो जाता है? ये देखो KS दे रखा है, तो K/S हो जाएगा, तो संतुलन हो जाएगा। चौमन, ठीक है। तो P/Q R/S, K दिया, अच्छा R दिया, R/S, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। एक संतुलित ब्रिज पूछेगा आपसे, असंतुलित नहीं पूछता, ठीक है ना। तो ये 80 ओम दिया हुआ है, ये 40 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है। तो बता दीजिएगा। अब आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बटे में कौन सा हो जाएगा? इसके बटे में ये हो जाएगा, यानी 80 बटे क्या हो गया? 40 हो गया। P बटे क्या हो गया? बराबर किसके? R बटे क्या हो जाता है? S क्या है? 4 है। तो 4 40 दूनी 80, 4 दूनी 8, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो टोटल हो गया 8। कितना हो गया? 8। बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े हों? क्या होगी बताइए? जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों 4 कैपेसिटरों, ठीक है। तो हमें पता है कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/CT बराबर ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, C1 + C2, ठीक है। श्रेणी क्रम में बराबर कैपेसिटी वाले हैं, तो बराबर कैपेसिटी वाले हैं तो क्या हो जाएगी? ऊपर वाला एक आएगा, यानी C/4। कितनी हो जाएगी? C/4 हो जाएगी। बराबर कैपेसिटी के हैं तो क्या हो जाएंगे? C/4। समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों पे कैपेसिटी क्या होगी यदि वो प्रत्येक की कैपेसिटी बराबर हो? तो क्या हो जाता है? C1 + C2। समांतर क्रम में क्या होता है? C1 C2, ये चारों हो जाएंगे, तो यानी 4C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है। ये माइक्रोफेराड के अंदर आपको दिया गया है कैपेसिटर। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। 42 और 18 होते हैं 60, 42 18 60, और 74 और 16 होते हैं 90, 74 16 90, 60 और 90 150। कितने हो जाएंगे? टोटल को जोड़ना है, 150 माइक्रोफेराड हो जाएगा। जोड़ मार लेना। अब जोड़ी भी मैं मारूंगा क्या? मतलब जोड़ नहीं मारोगे मास्टर क्या बने फिर हैं? मास्टर बनने का फायदा क्या है जी? जोड़ तो मारना पड़ेगा। 2 कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल कैपेसिटी 14 और 36 50। दोनों समांतर में जुड़े हैं तो जुड़ जाएगी। श्रेणी में होते तो 1/36 1/14 जोड़ लेते। 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कैपेसिटी कितनी होगी? देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त आंसर दोगे आप, कितना मतलब सेशन लगेगा। 4 माइक्रोफेराड की कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं 4 के, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वाह जी वाह। 4 के 3 हैं, 4 के 3 हैं, 4 के 3 हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/CT जो था, यानी नीचे एलसीएम क्या आएगा? 4, ऊपर 1 2 3 जुड़ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि CT ऊपर जाएगा तो 4/3 ये उल्ट जाता है, और ये नहीं पता है तो इसका मतलब गर्दिश में हो भाई। अब 4/3 हो जाएगा, तो 60 का हो जाएगा। 28 माइक्रोफेराड प्रत्येक कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी कितनी होगी? तो कुल कैपेसिटी कितनी होगी बताइए? 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कैपेसिटी कितनी होगी? 1/28 + 1/28, यानी 28 बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 14, यानी C ऑप्शन आपका बाहर पड़ा, ये रहो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। ये लेक्चर डाल रहे हैं
और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए वीडियो को। लाइक अच्छे होंगे, कमेंट अच्छे होंगे, अगली वीडियो आएगी, क्योंकि फिर इस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, एक नया ही मुहिम है, नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया है, नया सिस्टम है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा हर आदमी की एक मजबूरी होती है और हर आदमी की एक लिमिट होती है कोई भी। ठीक है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी रेगुलेटरी बने रहे, ये रहे। लिमिट का मतलब ये होता है भी एक आदमी क्या क्या काम कर सकता है। तो ये बोर्ड पे है ना, डिजिटल बोर्ड अपने पास है, लेकिन उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं तो क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपन ने इसको ऐसे लगाया है। और क्वेश्चन लगाएं तो पीपीटी वगैरह बनाने के लिए सिस्टम चाहिए, पीपीटी बनाने के लिए टेक्निकल कोई बंदा चाहिए हेल्प करने के लिए, तो वो अपने पास कुछ है नहीं, तो सारा काम अपने आप को करना पड़ता है। तो मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। ठीक है ना, पूरी मतलब ज़िंदगी वो नहीं, ड्रम प्रम चरम प्रम झुम 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 मंच मंच कुछ कुछ बच ऐसे हो रखी है। पता नहीं, मतलब सिस्टम हिला पड़ा है पूरा पूरा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना, थोड़ी आप कोशिश किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बस इतना बहुत। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर देखो 16 32 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर, 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल कैपेसिटेंस कितनी होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/16, 1/16, 1/32, 1 क्या हो जाएगा 32, यानी 1/16। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे ही होगा 32, एलसीएम 32, 16 दूनी 32, प्लस में 16 दूनी 32, प्लस में 1 यानी 4 5, यानी 32/5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32/5 आंसर। कैसे आया, क्यों आया, ये प्रैक्टिस करने पे अपने आप आ जाता है, पता ही चल गया होगा फार्मूले। ठीक है, 2 फैराड और 3 फैराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर उसके समांतर क्रम में जुड़ा है तो परिणामी क्या होगा। देखो तीसरा समांतर में जुड़ा है, इसको छोड़ दो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। ठीक है ना, 1/2 करो और प्लस में 1/3 करो। एलसीएम आ गया 6, 3 + 2 यानी क्या आ जाएगा हमारा, इसका जो निचोड़ है, इसका निचोड़ आ गया हमारे पास 6/5 और प्लस कर दो 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 16/5 आंसर आपका सामने पड़ा ये रहा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में अगर कोई 1-2 क्वेश्चन हो जाता है आगे पीछे तो आप देख लेना भाई, अगर मैसेज कर देना मैं कमेंट में पिन कर दूंगा भी ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया सर। 64 का क्या होगा, एक पानी में भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, उसका अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई किस प्रकार की है। बुलबुले बुलबुलावे बुलबुला। ठीक है, तो कैसी सप्लाई होगी, बुलबुले जब बनते हैं तो डीसी सप्लाई होती है भाई। ठीक है ना, बुलबुले बन रहे हैं तो कैसी सप्लाई होगी, डीसी। और एसी डालोगे घर पे डाल के देख सकते हो आप। ठीक है ना, रोड वगैरह कभी आपने पानी गर्म किया ही होगा कभी ना कभी, तो जुगाड़ बना के, तो बुलबुले नहीं उठते एसी पे। तो सप्लाई कैसी होगी, डीसी होगी। किस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है ना, किस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, इस ताप पर निर्भर नहीं करता, और उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो 65 का आंसर क्या होगा, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो उस पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है। एक मानक लंबाई की कॉपर तार में आयतन में बिना परिवर्तन किए, एक एक चीज़ को नोट किया करो, आयतन में बिना परिवर्तन किए मानक लंबाई का कोई मतलब स्टैंडर्ड लेंथ का कोई कॉपर वायर है और लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आयतन में बिना परिवर्तन किए, ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहा तो 3 गुना होगा। लेकिन अगर एक लॉजिक और लगाएं, ठीक है ना, थोड़ा सा डीप अगर लॉजिक लगाते हैं तो 9 गुना आता है। ठीक है ना, 9 गुना आता है। अब इस पर डिपेंड करता है बिना आयतन में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए
अब यह आयतन में परिवर्तन का मतलब, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डिटेल में समझाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन को बोर्ड पे समझाना पड़ेगा ये थोड़ा सा आपको, है ना, 66 का। वैसे आना लंबाई को 3 गुना किया, बाकी कुछ बढ़ाया नहीं है, तो रो बटे क्या होता है, आयतन वाला फंडा लगाएंगे, आयतन वाला। ये थोड़ा 2 क्वेश्चन आए हैं दोनों में, आयतन यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। आयतन वॉल्यूम होता है, आयतन अलग चीज़ होती है, ठीक। एक कॉपर तार की जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता। देखो, कॉपर तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी। कॉपर तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है, व्यास दुगना है, 1/4 सौदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका व्यास ज़्यादा है, जिसका व्यास ज़्यादा है उसमें क्या होगा, मतलब 2 गुना व्यास है तो 2 का स्क्वायर होता है, हमने ये पढ़ाई होगा, याद है तो भाई। ए जो है वो बटे में होता है जी, और बटे में ए होता है, इसका मतलब होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कह रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। और आर जो होता है वो क्या होता है, तो आर क्या होता है तो आपको बताइए, आर जो होता है वो d/2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना है, 1 का दुगुना है और 1 का कम है। जिसका कम है उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा चालकता होगी उसकी, 4 गुना ज़्यादा करंट प्रभावित करेगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगी। आने वाली और जाने वाली करंट का भी जो गणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। क्या होता है योग, करंट का आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सूट बैठेगा, आने वाली करंट शून्य होगी, जाने वाली करंट शून्य नहीं, आने वाली का जोड़ शून्य, आने वाली करंट जाने वाली बीज गणितीय योग शून्य होगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, ठीक है, वो वोल्टेज के बराबर होता है, तो बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग बराबर ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। ये सही ना, सही आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। केवीएल का नियम बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज नियम है, ठीक है। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। क्या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, यानी हमें क्या चाहिए, एक तो वोल्टेज स्रोत चाहिए करंट को धक्का दे, और एक हमारे चालक चाहिए जिसमें से बंद परिपथ की आवश्यकता होती है, जिसमें से क्या होगा, करंट का प्रवाह हो सके, ठीक है। एमीटर की ज़रूरत नहीं है, तो वोल्ट स्रोत व चालक, बाकी सारे फ्यूज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है करंट को प्रभावित करने के लिए। न्यूनतम आवश्यकता पूछी है इसने। करंट की प्रेजेंटेशन जो है, उपस्थिति का ज्ञान होता है, तो ज्ञान कब है, उत्पन्न चमकने से, चालक के रंग से, चटकने से, तो उत्पन्न प्रभाव से। अलग अलग प्रभाव होते हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रभाव हो गया, रासायनिक प्रभाव हो गया, इससे पता चलता है। परमाणु जो होता है उसमें 3 कण पाए जाते हैं, तो ये याद कर लेना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। निम्न प्रकार के प्रतिरोध जो कि धारा पे प्रभावित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। धारा प्रतिकूल यानी, ठीक है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, सीधा सीधा यार, कि जो धारा का विरोध करता है। सामग्री व विशिष्ट प्रतिरोध पे, अनुप्रस्थ पर का क्षेत्रफल पे, लंबाई और तापमान पे, सब पे निर्भर करता है। तापमान पे भी निर्भर करता है, लंबाई पे भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, उसकी रेजिस्टिविटी पे निर्भर करता है, क्योंकि हमने लिखते हैं ρ L/A,
तो रो क्या है, प्रतिरोधकता, एल क्या है, लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, एनटीसी पीटीसी लिखते हैं ना आप, ठीक है, तो सभी आ जाएगा। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, तो आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, आयन कहलाता है, ठीक है ना। एक जिस पे पॉजिटिव होगा वो धन आयन और नेगेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ऋण आयन कहलाएगा। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर बटे R होता है। तो इसने V तो दिया हुआ है 200 गुणा 200 हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे में P ले आएंगे, P कितना है 100 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो ये काट दो, 2 दूनी 4 यानी 400 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में 400 ओम, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, परम मापन के लिए, ठीक है ना, परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो परम मापन करने के लिए हमें किस विधि की आवश्यकता पड़ती है, व्हाइटस्टोन सेतु ब्रिज का। निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, अलग अलग बताया हुआ है सारा कुछ। 4 संधारित्रों को नोट्स पढ़ लेना आप, ठीक है ना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको एक छोटी सी बात बता ही देते हैं। 16 माइक्रोफेराड का है 4 संधारित्र, जिसमें प्रत्येक 16 का है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में क्या होगा, तो 4 है तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, आपको पता ही है, 1/16 1/16 1/16 1/16 करेंगे, 16 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, 4 बटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो 16 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 4 चौक 16, ठीक है, तो 77 का क्या आ जाएगा, डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 माइक्रोफेराड आंसर आएगा इसका। परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको रिप्रेजेंट कर, विद्युत शक्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टता के धारा के गुणा करके, ठीक है, वोल्टता के वर्ग प्रतिरोध से विभाजित करके, हाँ, धारा के वर्ग और प्रतिरोध को गुणा करके, यानी तीनों बात कही है। इसने कहा है VI से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, V स्क्वायर बटे R से भी कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन के हिसाब से, तीसरा कह रहा है I स्क्वायर R से भी कर सकते हैं, तो तीनों सूत्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, देखो यहाँ पर मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ समझाई गई है इस नोट्स के अंदर, एक एक चीज़ मिलेगी आपको, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो नोट्स के अंदर दिया गया है, तो ले लीजिएगा, फ़ायदे में रहेगा, ठीक। लो जी अगला क्वेश्चन आपका, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया गया, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, हो गया ये तो, ठीक है, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, 200 गुणा 200 बटे में 100 यानी 100 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका, तो 400 ओम होना चाहिए, लेकिन 400 ओम ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक दिशा में संचलन, इलेक्ट्रॉन का यादृच्छिक संचलन, इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में जो संचलन यानी गति करेंगे उसके हिसाब से प्रभावित होती है। ओम का नियम लागू नहीं होगा, किस पे लागू नहीं होगा, तो ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है, डीसी सर्किट पे होता है, बोले जी हाँ होता है। उच्च विद्युत प्रवाह पे होता है, हाँ होता है। छोटे प्रतिरोधक पे होता है, सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता, ठीक है ना। और ये इसलिए क्या कहलाते हैं, अरेखीय एलिमेंट कहलाते हैं। अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तथा तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, दो समांतर में जोड़े जाएं तो निम्न से भी कम होगी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में निर्भर करेगी। प्रत्येक प्रतिरोध यानी दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाए तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। यानी निम्न से भी निम्न प्रतिरोध होगा उससे कम हो जाती है समांतर क्रम में। संधारित्र जो ऊर्जा है वो किस में संग्रहित करता है, तो विद्युत स्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
फील्ड के अंदर करता है। और चुंबकीय क्षेत्र में कौन करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में करेगा आपका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरकत्व करता है। तो प्रेरकत्व पूछते तो ए ऑप्शन हो जाता है, और संधारित्र पूछिए तो सी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन का वहन करता है 1 यूनिट ऋण चार्ज, 1 यूनिट धन चार्ज, 2 यूनिट ऋण चार्ज, 1 यूनिट ऋण चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित होते हैं तो वो क्या करते हैं? आवेश लेके जाते हैं और ऋण आवेश लेके जाते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान निम्न होगा। 1 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है, ठीक है जी। ऐसे 3 संयोजक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो एक तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो समांतर क्रम में 1-1 ओम के जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो 1-1 ओम के जोड़े गए हैं, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना। 1/3 प्लस में नहीं, गलत नहीं करना भाई। इसने कहा है अभी 1 एवं 3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, 1-1 के 3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, 1-1 के 3 और 1-1 के 3 समांतर में। तो समांतर और श्रेणी का तो क्या हो जाएगा? 3 ओम हो ही जाएगा, ठीक है। 1-1-1, तो इसका फार्मूला लगेगा वो प्लस में 3, ठीक है। तो 1 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। गुणा करनी है भाई, सीधा सीधा गुणा करनी है। देखो 3 वाट 60, देखो गुणा कैसे करनी है। 3 बल्ब है 60 वाट के, प्लस में 4 वाट, यानी मैं सीधा सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 × 18 180 वाट, प्लस में कितना है? 2500 का 100 वाट, ठीक है। यानी टोटल हो गए 280 वाट। 3 4 × 12 यानी 104 × 12 हो गया, यानी 120 वाट। टोटल वाट कितने हो गए? 300 और 100 400। टोटल वाट कितने हो गए? 400। तो मैं यहाँ सीधा 400 लिख देता हूँ, टोटल वाट हो गए 400। प्लस में क्या है? टोटल वाट 400 गुणा कितने घंटे चलते हैं? 5 घंटे, ठीक है ना। तो 30 दिनों का खर्चा, गुणा में क्या कर लो? 30 दिन कर लो, बटे में क्या करना है? 1000 करना है। 1000 से 3 जीरो कट जाएगी, 4 × 12 12 5 60, ठीक है ना। और 1 यूनिट का अगर 40 पैसे दे तो 40/100, ठीक है ना। 40/100 तो एक ये कट जाएगा। अच्छा चौक 24 रुपये बिल आएगा भाई, बहुत कम बिल आएगा ना, 24 रुपये बिल आएगा। गुणा करनी है, वाट गुणा समय, वाट गुणा समय, और बटे में क्या करना है? आपको 1000 से भाग देना है, यूनिट आ जाएगी। यूनिट को क्या करना है? 40 पैसे से गुणा करना है। 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट वाले परिपथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? 3 ओम वाले में विद्युत धारा क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 ओम का है जी, एक 10 ओम का है जी, और एक 15 ओम का है। 30 वोल्ट से जोड़े गए हैं जी, ठीक है ना, और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। और 3 ओम वाले में बताइए, तो आपको क्या करना है? आई बराबर क्या होता है? V/R होता है। V कितना है? 30 है। R कितना है? 3 है। R कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो 30 वोल्ट है और R 3 में पूछा है, तो आप कहोगे जी 10 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 30/3 कर देना जिसमें पूछे। वो कह दे भी 15 वाले में कितना होगा, तो 2 एम्पियर होगा। 10 वाले में कितना होगा, तो 3 एम्पियर होगा, ठीक है ना। 3 वाले में पूछा है 10, ठीक है ना। इसमें पूछे 10 वाले में पूछे 3 एम्पियर, 15 वाले में पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। पाँच वोल्ट पर 0.2 कूलाम चार्ज स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होती है कितनी? धारिता होती है देखो, हमें पता है, फार्मूला आता है 1/2 CV²।
ठीक है, और ये क्या होती है, द, ठीक है, एनर्जी कितनी स्टोर करता है। तो इस फार्मूले को जैसे ही आप रगड़ोगे, कूलाम चार्ज भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, एनर्जी नहीं करा, चार्ज कह रहा है, तो ये होगा क्यूब बराबर सी वी। 5 12 5 60 6, तो ये हो जाएगा C बराबर क्यू बटे वी। क्यू कितना है 0.12 बटे में कितना है 5, तो 0 पे जाएगा 0, 5 दूनी 10, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। ठीक है ना, क्या देना है आपको, भाग देना है, सिर्फ भाग देना है, क्योंकि हमें पता होता है बोले सी बराबर क्यू बराबर सी वी होता है, और सी बराबर क्या होता है क्यू बटे वी होता है। क्यू कितना दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, और वोल्ट कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 0.12 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ये। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूमेरिकल से ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें तो, लेकिन जो भी है कर लेंगे, ये आसान है, ये न्यूमेरिकल नहीं माने जाते, बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं। दो धारित संधारित्र जिसकी धारिता 2 और 3 फैराड है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैराड है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणाम में क्या होगा, एक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तीसरा संधारित्र 2 ये जोड़ेंगे, 3 2 5 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 1/2 यानी 3 दूनी 6, 6/5, 6/5 प्लस 1 5 और 6 11, 11/5, 11/5 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/5 ऑप्शन हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के देख लेना भाई। ठीक है, बस प्रैक्टिस रेगुलरिटी बनी रहे और आपको पता चल वो जाए भी क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कैसे कैसे हमें करने होते हैं। अपना कॉपी पेन लेके बैठो और अपना आप करो, वीडियो को स्किप करके देखो, वीडियो को स्किप करके और आंसर निकालो, फिर आगे जो आसान है उसको आगे सीधा रगड़ दो। जैसे एम्पियर की क्या है, वोल्ट की इकाई पूछी गई है, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ भी होंगे जो आपको निकालने पड़ेंगे, और निकाल के देखना सारे के सारे क्वेश्चन पेन कॉपी से, तब मज़ा आएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर क्रम में प्लेट संधारित्र के प्लेट को क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच की दूरी का बल हो जाता है। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्लेटों के बीच की दूरी का बल क्या हो जाता है, तो आपको सबको पता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जब बढ़ा दिया जाए तो अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, किसका होता है, क्योंकि आई बराबर हम लिखते हैं क्यू बटे टी, तो टी को इधर ले आओ, टी आई क्या है एम्पियर में, गुणा में टी क्या हो गया सेकंड में, एम्पियर सेकंड बराबर क्या हो गया क्यू यानी आवेश के, तो एम्पियर सेकंड किसका हो गया, ए यानी आवेश का मात्रक होता है। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है ना, उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, हमें पता है 100 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर का मतलब 200 बटे में क्या है, 200 गुणा 200 बटे में आर। ठीक है ना, तो 100 कट जाएगा तो 400 क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, क्योंकि 200 गुणा 200 है, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 200 गुणा 200, तो ये 100 का तो कट जाएगा, 2 गुणा 200 क्या हो जाएगा 400 ओम। ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्र पर लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर निर्भर रहेगा, किसी तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और मतलब उसमें फेरबदल नहीं होता, और सुचालक पदार्थ पर तो निर्भर करता ही करता है, तो उसकी विशिष्ट यानी रेजिस्टिविटी किस पे निर्भर करती है, पदार्थ और उसके तापमान पे।
दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक अनुनाद होंगे, दोनों चालक के बीच वोल्टता बढ़ेगी, दोनों चालक के बीच प्रतिकर्षण करेंगे। एक ही दिशा में है तो क्या होगा, एक जैसी उनकी पोलरिटी होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में धारा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। घरों का पंखा और लैंप किस में जुड़ा होता है, तो आप कहोगे जी समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में। ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा। ए तथा बी एक जैसे हैं, ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में, क्योंकि ये जुड़े हैं, इनका तो कोई तुक ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो आर होगा। आर प्लस आर आर आर, ठीक है, तो आर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। निकालना आपको, सभी आर आर के हैं, ठीक है ना, सभी आर आर के हैं, समांतर क्रम में, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा ब्रिज है, निकाल लियो भाई, ठीक है। स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोड पर 0.40 एम्पीयर की धारा सप्लाई करता है, तो यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो धारा कितनी होगी, 10 किलो ओम। 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10,000 ओम। कितना हो गया, 10,000 ओम, ठीक है। तो 10,000 ओम यानी कितने, 100 किया है, तो यानी प्रतिरोध को कितना गुणा घटा दिया, 100 गुणा। तो क्या कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से क्या कर देंगे, 0.40 को गुणा कर देंगे, यानी ये आ गया आपका 40 एम्पियर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 40 एम्पियर। पाँच ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। 5 समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/5 + 1/5 यानी 5 एलसीएम 5/2 ढाई हो जाएगा भाई। ऑप्शन क्या होगा, ढाई हो जाएगा। ये अपने आप हो जाने लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रभावित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध ये 10 दिया गया। तो छोटे 10 तो 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या दिया हुआ है। सौ का बता दीजिए, 100 का क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 यानी 1/4 1/4 1/4 यानी ऊपर आएगा जाएगा 3/4 यानी 1/CT बराबर 3/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा, CT यानी टोटल जो होगा वो 4/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोफेराड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। तो 100 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है ना। प्लान था 200 क्वेश्चन करने का, 100 क्वेश्चन इसके रहते हैं, वो अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से करेंगे, पहले वीडियो डालते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद वीडियो का सिस्टम देखते हैं। वीडियो और भी बनानी है, बोलते बोलते गला कह रहा है अभी रुक जा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर क्वेश्चन आपके 100 नहीं हो, उससे ज़्यादा भी हों। अगर आपने ध्यान से सुना है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए होंगे, क्योंकि और चीज़ें भी आपने बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ़ायदा हो।
ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हैं, चाहे आप यूपीपीसीएल का दे रहे हैं, चाहे आप लाइनमैन का दे रहे हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पंजाब लाइनमैन की तैयारी, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ही रहती है, ठीक है ना। अगर उसके नाम कुछ बदल दिया जाए, ऊपर थंबनेल अगर यूपीपीसीएल लिख दिया जाए, लाइनमैन लिख दिया जाए, पंजाब लाइनमैन लिख दिया जाए, डीआरडीओ लिख दिया जाए, तो कोई कुछ नहीं बदलता, सिलेबस इलेक्ट्रिशियन का सेम रहता है, ठीक है ना। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो और इलेक्ट्रिशियन को बेहतर तरीके से एक बार कर लेना, कोई पेपर दोगे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं, चाहे किसी की तैयारी की है आपने, इलेक्ट्रिशियन ही रहती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारा सा सिलेक्शन दे। जय हिंद।